नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 2022 के लिए 2021 में ही बिसात बिछने लगी है। सियासी दलों ने देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता हासिल करने के लिए अब गोलबंदी तेज कर दी है। इन सबके बीच बीएसपी ने, बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं लड़ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में न उतरने के पीछे आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने तमाम दलीलें पेश की। मायावती ने कहा, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के बजाय विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा, अगर हम विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ब खुद हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मायावती ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी हमला किया और कहा, बीजेपी सरकार वही गलती कर रही है जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी। उन्होंने कहा, बीजेपी के कामकाज का तरीका सपा जैसा ही है। आइए आपको सुनाते हैं पंचायत चुनाव और बीजेपी पर क्या बोली आज मायावती। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से जहां खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं। मायावती विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन न करने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। मायावती ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों को सिरे से नकार दिया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, ये भ्रामक और तथ्यहीन खबरें हैं और इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने अगले ट्वीट में यह भी कहा, इस बारे में पार्टी की तरफ से फिर से यह साफ किया जाता है, पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के बाद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा, उनकी पार्टी का अभी तक सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन है। बीएसपी से गठबंधन पर ओवैसी बोले, हर पार्टी को अपना फैसला लेने का हक है। हालांकि ओवैसी ने यह भी कहा, अगर धुआं उठा है तो फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्या बोले ओवैसी, सुनिए। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे। यानी यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए मोर्चेबंदी तेज हो गई है। अगर यही तस्वीर चुनाव तक बनी रही तो ऐसा लगता है 5 पार्टियां या 5 मोर्चे इस चुनाव में उतर सकते हैं। संभावना इसी बात की है कि बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी और कुछ छोटे दलों के साथ हो सकता है, जैसे शिवपाल की पार्टी के साथ। कांग्रेस और बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। 5वां मोर्चा ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का होगा। यानी इस बार यूपी में बहुकोणीय मुकाबला एक बार फिर देखने को मिल सकता है। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, मायावती ने ओवैसी को क्यों कहा ना, और क्या है बीएसपी का, बहन जी का मास्टर प्लान? इसी पर राष्ट्र की बात में आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से असीम वकार आ गए हैं, बीजेपी से के शर्मा आ रहे हैं, बीएसपी की तरफ से आज सतीश प्रकाश बोलेंगे, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से आ गए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन।
आप सभी का स्वागत है। आसिम वकार से शुरू करना चाहता हूं। आसिम वकार आ गए क्या? के शर्मा सुन पा रहे हैं? अच्छा छोड़िए, सतीश प्रकाश के पास चलते हैं पहले आज। सतीश प्रकाश, सतीश क्या हो गया भाई? अगर ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता तो बड़े पंडित कह रहे थे बड़ा मजबूत गठबंधन बन जाता आपका, क्यों मना कर दिया ओवैसी को बहन जी ने? अब तक मानक जी, अब तक अगर किसी पार्टी का किसी से गठबंधन होता है तो आमतौर पर लोगों को दुख होता है, लेकिन अगर ये गठबंधन टूट रहा है तो बीजेपी की चिंता का विषय क्या हो सकता है भाई? आप ये बताइए कि देखिए उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, ये सच है कि जो योगी जी की जो बीजेपी है उत्तर प्रदेश में, वो सरकार नाकाम है तमाम मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या कानून व्यवस्था हो। आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी जो तमाम गुंडे अपराधी तत्व हैं, उनका एक सुरक्षित ठिकाना बन चुकी है। ऐसे हालात में हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी से मुक्त कराने के लिए हमको, तभी तो कह रहा हूं गठबंधन क्यों नहीं किया फिर? ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, देखिए बीजेपी को छोड़ करके कोई भी एक ऐसा दल मुझे बता दीजिए कि जो बहुकोणीय चुनाव ना चाहता हो। हम देखिए, हम भी एक राजनीतिक दल है, सुरेंद्र राजपूत जी भी यहाँ बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, सपा भी है, और तमाम लोग, सब लोग चुनाव लड़े। सिर्फ एक ही दल ऐसा है बीजेपी, जो दो बहुकोणीय इलेक्शन का विरोध करती है। उसको ये लगता है कि उसको जो पोलराइजेशन करना है, जो कास्ट पोलराइजेशन करना चाहती है, जो धार्मिक पोलराइजेशन करना चाहती है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो आस्था के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो सरकार अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी बहुकोणीय मुकाबला नहीं चाहती है, मतलब ये तो अलग बात हो गई। हमें देखिए कॉमन सेंस तो ये कहता है कि बहुकोणीय होगा तो योगी जी को सूट करेगा। आप कह रहे हैं बीजेपी चाहती नहीं है बहुकोणीय हो। नहीं, देखिए सुनिए मानक जी, आप इसको मान लीजिए, बीजेपी के पास एक ही चूर्ण है, वो है आस्था का चूर्ण, और वो आस्था का चूर्ण उसी बीमारी में काम करता है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुकोणीय ना होकर के हिंदू मुस्लिम चुनाव करना चाहती है, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता से, तमाम लोगों से, और दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि आज बीजेपी के खिलाफ कौन खड़ा है? यही बीजेपी जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले विधानसभा में ये कहा था कि हम पिछला मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन जब बीजेपी के हाथ में बहुमत आ जाता है तो यही उत्तर प्रदेश की बीजेपी, यही योगी जी की बीजेपी, यही मोदी जी की बीजेपी पिछड़ों को पीछे कर देती है और योगी जी को आगे कर देती है। अच्छा, मायावती का प्लान बताइए मुझे, बहन जी का प्लान बताइए। ओके, आज बहन जी बहुत दिनों बाद मीडिया के सामने आई, उन्होंने कहा कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, गठबंधन ओवैसी से हम नहीं करेंगे। तो प्लान है क्या? कोई प्लान तो होगा जिसके दम पे अभी आपकी स्थिति बीएसपी की क्या है आपको भी पता है। कैसे हराएंगे बीजेपी को, कैसे मुकाबला करेंगे अखिलेश से? प्रियंका गांधी भी आएंगी, असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, कैसे मुकाबला करेंगी अकेली बहन जी? और कह रही हैं अकेले हम सरकार बना लेंगे। देखिए मानक जी, हमने 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार चलाई है, बेहतर सरकार चलाई है। 2007 से लेकर 2012 के बीच में आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। अगर आप किसानों के मुद्दे की बात करेंगे तो हम ही वो व्यक्ति थे, बहुजन समाज पार्टी की वो सरकार थी जिसने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 125 रुपए कुंटल से गन्ना का रेट बढ़ा करके 250 रुपए कुंटल किया। आजाद भारत में पहली बार गन्ने के रेट में इतना परिवर्तन करने वाले हम थे। अगर आप रोजगार देने की बात करेंगे तो 1 लाख सिपाहियों की भर्ती हमने की, तमाम शिक्षकों की। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बहुकोणीय मुकाबले में इतने बड़े बड़े धुरंधर सामने खड़े होंगे। जैसा मैंने कहा, मोदी योगी की जोड़ी होगी, उधर अखिलेश जी होंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी अलग से आएंगी, और फिर असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी आ जाए। उसमें आप कह रहे हैं कि मायावती अकेले सबको हरा देंगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कैसे? कोई प्लान तो बताइए। एक बात बताइए, अरे भाई सुनिए ना, आज बीजेपी 2 हिस्सों में बच चुकी। एक तरफ योगी जी की बीजेपी, एक तरफ मोदी जी की बीजेपी। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य तय नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं देश का 2024 का भाग्य। वो आप ठीक कह रहे हैं। अरे मैं मान रहा हूं आपकी बात, वो आप ठीक कह रहे हैं। 2022 का चुनाव, 22 का चुनाव, सतीश आप सही कह रहे हैं। सतीश एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं। सुनिए बात तो सुनिए। अगर
22 में आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो 2024 में इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करूंगा। तो योगी जी खुद मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे समय में बीजेपी तमाम जो संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, और देखिए आप महामारी को कोई भूला नहीं है। मैं मानता हूं आज बीजेपी की जो आस्था है वो महामारी के दबाव में है। ओके। और ये सच भी है। ओके, आसिम बकार आगे क्या? जी आसिम बकार आगे। आसिम बकार और सुनील साजन का इंतजार है। के शर्मा आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले जवाब दीजिए। के शर्मा, ये बहुकोणीय जो मुकाबला होने वाला है उत्तर प्रदेश में, के शर्मा किसको सूट करेगा? ये सतीश कह रहे हैं कि आप तो चाहते नहीं बहुकोणीय मुकाबला हो, आप डरते हैं जहां जहां बहुकोणीय मुकाबला होता है। के सवाल आपसे है, सुन पा रहे हैं के शर्मा? नहीं, के शर्मा की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है। के शर्मा आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। सतीश प्रकाश कह रहे हैं आप चाहते ही नहीं बहुकोणीय मुकाबला हो ताकि आप हिंदू मुस्लिम कर पाए। आप चाहते हैं कि आमने सामने की टक्कर हो, इसीलिए अगर बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है तो आप हारने वाले हैं, ये मान लीजिए। बहन जी जीतेंगी, ऐलान कर दिया उन्होंने आज। मुझे बड़ा आश्चर्य है मानक जी कि सतीश प्रकाश जी ये कहाँ से ब्रह्म ज्ञान लेकर आ गए। हमें तो पता ही नहीं, हमने ना विरोध किया बहुकोणीय मुकाबले का, ना सीधे मुकाबले का। हम तो कह रहे हैं भाई चुनौती के साथ कि आप आइए, हम आपसे चुनाव लड़ेंगे 2017 में, सबको लड़ने का अधिकार है। आप भी आइए, लड़िए। गठबंधन करना न करना ये आपका वो है, हिसाब है, आप करें या न करें। पहले हालांकि सारे गठबंधन मानक जी हो चुके हैं। पहले जो है यूपी के 2 छोकरे, इनके भी गठबंधन हुए थे, सपा के और कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। फिर बुआ भतीजा का भी गठबंधन हमने देखा वहाँ पर। तो ये सारे वहाँ पर जो है ना प्रयोग हो चुके हैं और इन प्रयोगों में इनको बुरी तरह मात खानी पड़ी है। तो अब ये नया गणित ले आए कि हम नहीं चाहते। अरे हम कौन भैया? आप लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, एक दूसरे से गठबंधन करके लड़ने का अधिकार है, अकेले लड़ने का भी अधिकार है। तो जहाँ पाओ वहाँ लड़ो, किसने मना किया आपको? लेकिन क्योंकि सतीश प्रकाश जी के पास बीएसपी के सामने कोई अब अवसर उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। लगातार चुनाव में, लोकसभा चुनाव से लेके विधानसभा चुनाव में हार के बाद ना वहाँ अब बीएसपी बची है, ना वहाँ पर कांग्रेस बची। कांग्रेस की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, एक सीट की पार्टी रह गई वो तो, और वहाँ तो कुछ स्थिति है नहीं। रही सपा की बात, सपा यदि जो है गठबंधन करके लड़ती है तो भी स्वागत, अकेले लड़ती है तो भी स्वागत। प्रयोग सारे हो चुके हैं, इसलिए हमें कोई इस तरह की चिंता नहीं। हम बहुत विश्वास के साथ हम वहाँ के विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, लोकसभा भी लड़े हैं, और अच्छे सीटों और बहुमत के साथ हम वहाँ जीत कर आए हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी बहुत अच्छी बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास। लेकिन के शर्मा, जो इस बार बहन जी की जो इस बार ट्वीट्स हैं, जो उनके बयान हैं, जो उनके तेवर हैं, उनका रवैया है, उनका रुख है, उनकी रणनीति है, उसको समझने की कोशिश करें तो एक बात उसमें साफ हो जाती है। बहन जी इस बार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। बहन जी इस बार बीजेपी पर थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। के शर्मा, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है क्या? मानक जी, पर्दे के पीछे की कहानी तो वो जाने जिनका काम है पर्दे के पीछे झांकना। हम तो बिल्कुल आमने सामने वाले हैं और बिल्कुल खुली किताब है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमने जब पहले भी चुनाव लड़ा 2017 में, जब यूपी के 2 छोकरे लड़ रहे थे, तो वो छोकरों के पीछे उस समय भी यही गर्माहट उनकी मायावती जी की थी। फिर जब ये साथ में लड़े तब भी उनकी गर्माहट वैसे ही होती थी, जबरदस्त ढंग से। और यहाँ तक वो तो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं उनसे इस पे धर्म विशेष को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे वोट दो। तो ये सारे तेवर वो अपना चुकी हैं। अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं मानिक जी। वहां पर अब मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। 2014
2017 और 2019 ये तीनों चुनाव ने एक बात साबित किया है, हमने जाति, धर्म, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन सब चीजों से हम ऊपर उठे। यहाँ सतीश जी बीच में नहीं, मैंने आपके बीच कुछ नहीं बोला, मानक जी ऐसे बात नहीं, मैं बात बोलूंगा गंभीरता कर लें, जाति के नाम पे वोट मांग रहा है। सतीश बात पूरी कर लें, वो उसके बाद बात पूरी कर लें जरा वो। हाँ बोलिए, क्या कंप्लीट करिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इन सारे चुनावों में एक विषय सामने था, ये हमने कहा कि जातिवाद, तुष्टीकरण, धर्म और वंशवाद, इस सारी राजनीति से जब यूपी की जनता ऊपर उठी और सारे बांध तोड़ दिए। बस एक बात और कहता हूं मानक जी, जो आपके ध्यान में और इस चर्चा को बढ़ाएगा भी वो, आपको याद होगा 2014 से पहले जब पॉलिटिकल पंडित सारे क्या गणना करते थे, मैं उस समय भी राष्ट्रीय सह प्रभारी रह चुका हूं मीडिया का, उस दौर में क्या चर्चा होती थी कि साहब आप लोकसभा के चुनाव में 25 से 35 सीट तो छोड़ दीजिए, इसके बाद आगे से उसकी गिनती, ये तो सीटें जो है या तो सपा को जाएगी या इनको जाएगी, इसके ऊपर से आप अपनी काउंटिंग शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो है एक वर्ग विशेष का बाहुल्य का सीट है। विधानसभा में लोग कहते थे 125 सीट छोड़ दीजिए, इसके बाद की काउंटिंग चालू कीजिए, क्योंकि ये सीटें तो एक वर्ग विशेष की है। लेकिन हुआ क्या 2014 के बाद, सारे पॉलिटिकल पंडितों की ये रणनीति और जो निष्कर्ष होते थे, ये निष्कर्ष सब कुछ चकनाचूर हुआ। और चकनाचूर ही नहीं हुआ, हम लोकसभा में 73 सीट जीते, आसिम वकार 25 और 35 का आंकड़ा गिनते थे साहब। तो इनको ये मानना चाहिए कि वहां अब जाति धर्म की राजनीति समाप्त हो चुकी। आसिम वकार क्या हुआ भाई, बहन जी ने मना कर दिया, आपने तो कोशिश की थी गठबंधन हो जाए। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि हमने कोशिश की थी? आपके ओवैसी साहब कह रहे थे कि कुछ आग होगी तभी तो धुआं उठा है। आसिम वकार, शायद आपका जो आपके फोन में देखिए, आपने शायद म्यूट कर दिया है उसे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए अब बोलिए। अच्छा, कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, फिर से आ रहा हूं अभी ठीक करके उसको। अच्छा ओके, सुनील साजन, उसके बाद आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत। सुनील साजन, आज बहन जी ने देखा आपको कैसे हमला किया अखिलेश जी पर, आप पर इशारों में। वो बोली बीजेपी भी सपा के रास्ते पर जा रही है और कह रही हमें किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारी नजरें सीधे विधानसभा चुनाव पे हैं और 2022 में हमारी सरकार आ रही है। आपने सुना, क्या प्लान समझ में आ रहा है आपको मायावती का? देखिए मानक जी, हमने मायावती जी का प्लान हमें समझ में आए या ना आए, ये उनका अपना प्लान है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए प्लान किया था, वो मेट्रो हो, एक्सप्रेसवे हो, लैपटॉप हो, बेरोजगारी हो, उसको योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने रोका है। अब मायावती जी हम पे हमलावर हैं, बीजेपी हम पे हमलावर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मेहरबान है, उसको विश्वास है और उसने पंचायत चुनाव में जैसे ही जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया तो सब लोग बौखला गए। स्वाभाविक है बौखलाना, राजनीति में हमको लगेगा कि के शर्मा जी की पार्टी अगर बेहतर कर रही है, खुशी भी होगी, थोड़ी चिंता भी होगी, लेकिन अब हमें भाजपा से कोई चिंता नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा हमने सारी चीजें मिटा दी। उत्तर प्रदेश से नौकरी इन्होंने मिटा दी, सड़कें इन्होंने खत्म कर दी, बिजली व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी, कोरोना में कुछ मिला नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। अगर लाइन इन्होंने लगवा दी शमशान पे, किसी ने अगर राम नामी कफन उड़ा करके अपने परिजनों को दफन कर दिया तो इन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। अच्छा सुनील, ये एक कमेंट और करिएगा, डिटेल में फिर आऊंगा आपके पास दोबारा। ये बहुकोणीय जो मुकाबला होगा किसको सूट करता है? आगे आसिम वकार, उनकी पार्टी भी उतर रही है इस बार चुनाव में, 5-5 मोर्चे होंगे, किसको सूट करेगा? मानक जी, 5 मोर्चे हों या 6 मोर्चे हों, उत्तर प्रदेश में अब एक विकल्प है माननीय अखिलेश यादव जी। वो अपने नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश से उस सरकार और उस पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं जिन्होंने पिछड़े और दलितों का उत्पीड़न किया है, अपमानित किया है। अभी ये सच कह रहे थे, हम जातिवाद नहीं मानते,
जब 17 में चुनाव लड़ रहे थे तो पिछड़े भी इनके थे, दलित भी इनके थे, और जब मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो कौन आ गया? ठीक है, ओके, एक सेकंड लौटूंगा, डिटेल में आ रहा हूं आपके पास दोबारा। आसिम वकार जुड़ गए हैं। आसिम वकार, पहले तो मुझे बताइए, सुनील साजन की बात पे आप मुस्कुरा क्यों रहे थे भाई? क्या दिक्कत है उनकी बात में ऐसी? नहीं साहब, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं तो आपकी बात पे मुस्कुराता हूँ। तो पहली बार में बात कट गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई बेहतर बात पूछना चाहते हो तो पूछ लें। हाँ। चुनाव तो हम लड़ेंगे, 100 सीट पे लड़ेंगे, हो सकता हो 100 से थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन लड़ेंगे जरूर हम चुनाव। ओके, तो मैं कह रहा हूं, आपके ओवैसी साहब खुद बोल रहे हैं कि ये जो धुआं उठा है ये किसी वजह से ही उठा है ना, कहीं आग लगी होगी। उनसे पूछा गया था, आप कहें तो फिर से सुनवा दूं। इसका मतलब बीएसपी और एआईएमआईएम में कुछ बातचीत तो हुई थी, गठबंधन नहीं हो पाया, वो अलग बात है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कोई ऐसी बात। हाँ। अब आपकी जानकारी में हो तो मैं चाहता हूं बिल्कुल खुलासा करें आप। हाँ। और उसको चलाएं भी, अगर आपके पास है खूब चलाएं, इसको दिखाएं लोगों को। मेरे पास नहीं है जानकारी, मैं कैसे कह दूं। दूसरी बात सर, 5 साल का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के साथ किया वो सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और सच है कि हम भी और हम सब ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार जाए और एक नई तरक्की वाली सरकार आए। लेकिन मैं साजन साहब से एक बात पूछना चाह रहा था। जनाब साजन साहब, सुनील भाई, जी 2012 के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव जी ने ये लिखा था कि जब सरकार बनेगी तो मुसलमानों को 12% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। तो साहब, नौकरियों में आरक्षण तो मिला नहीं, स्कूलों में मिला नहीं, यूनिवर्सिटीज में मिला नहीं, लेकिन उल्टा हुआ ये कि आपकी पार्टी ने, अखिलेश जी ने, जो विधानसभा और लोकसभा और कारपोरेशन के टिकट का आरक्षण था आपकी पार्टी का, हमारी तादाद उसमें भी कम कर दी। यादव 6%, उसको आप 3 गुने टिकट दे रहे हैं। मुसलमान 20-22%, उसको आपने टिकट के नाम पर टरकाना शुरू कर दिया। आप टिकट ही नहीं दे रहे हैं, आपकी कोशिश ये है कि सिर्फ वोट मिलता रहे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 2022 का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आप आरक्षण का वादा करेंगे हमसे या नहीं करेंगे? अच्छा, एक सेकंड में जवाब लूंगा अभी आसिम वकार, लेकिन पहले मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अभी सुनील साजन आपका जवाब दे देंगे। आप ये जो 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच के लड़ रहे हैं? पिछली बार 38 सीट लड़े थे, शायद 36 या 38, आधा % वोट भी नहीं आया था आपको। इस बार 100 सीट क्या सोच के लड़ रहे हैं? कितने वोट ले लेंगे, कितनी सीटें ले लेंगे? जी सर, जवाब तो मैं जरूर देता, लेकिन 84 में भारतीय जनता पार्टी के 2 लोकसभा सांसद थे और 2014 में पूरी की पूरी 543 लोकसभा में लड़ाकर सरकार बना ली। अगर आप एक वीडियो दिखा दीजिए कि आपने बीजेपी से सवाल पूछा हो कि वहां 84 में आपके 2 सांसद थे, 543 क्यों लड़ रहे हैं, तो बाखुदा मैं यकीन मानिएगा फौरन जवाब दूंगा आपका। सर, हम 100 लड़ें या 200 लड़ें या 2 सीट लड़ें, ये तो प्रश्न ही आपके चैनल का नहीं है। हमें लड़ना है सर, हमारा मर्जी है, हम राजनीति करने आए हैं। हमें जितने पे बेहतर लगेगा कि हम इस सीट को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, इन सीटों को जीत सकते हैं, हम उनको लड़ेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे तो इस बार जो 2022 की सरकार बनेगी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद साहब के बिना नहीं बन पाएगी। हमारी भागीदारी जरूर होगी। ये हुई ना, अब जवाब दिया आपने। वोटर नहीं होंगे, अब जवाब दिया आपने। यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, हिस्सेदार होंगे। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। आप कह रहे हैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछा कि 84 में 2 सीट थी, सारी सीटें क्यों लड़ते हैं। अरे ये सवाल पूछ पूछ के थक गए हम उनसे। जब भी वो किसी छोटी पार्टी को बोलते हैं चुनाव क्यों लड़ रहे हो, हम उनसे यही सवाल पूछते हैं। आज भी मैं आपकी पार्टी के साथ हूं। मैं तो ये कहता हूं कि लड़ो। हर पार्टी को पूरे देश में कहीं भी जाके कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ने का हक है, बिल्कुल लड़िए जाके। लेकिन जो राजनीतिक आरोप है आसिम वकार, उसका जवाब दीजिए। बैठे हैं आपके 3 और साथी यहां पे जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे यूपी में। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ रहे हैं। फायदा योगी जी को पहुंचाएंगे आप, वोट काटेंगे मुसलमानों के। सर बड़ा मजेदार सवाल आपने किया।
नहीं, बहुत बहुत मजेदार सवाल आपने किया। जब कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में आए तो इन्होंने कहा हम लोग मिलकर टक्कर लेंगे, और जब ये दोनों अकेले अकेले हो गए तो कांग्रेस वाले समाजवादी को कहने लगे ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो, और समाजवादी वाले कांग्रेस को कहने लगे। जब बहुजन और समाजवादी गठबंधन नहीं था तो दोनों एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट कहते थे। जब साथ आ गए तो कहने लगे नहीं साहब हम तो बीजेपी से टक्कर लेंगे। ये आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं सर बीजेपी का। हम तो सर अभी बहुत दूर के लोग हैं, हमारी तो इनसे दोस्ती भी नहीं हुई है, हम तो अभी दोस्ती की लाइन में भी नहीं है। ये आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट, तुम बीजेपी के एजेंट, तुम बीजेपी। सर ये तीर पुराने हो गए हैं सर, अब आप पुराने तीरों से कितनी बार एक ही शिकार करेंगे? अब नए तीर लाइए, नए शिकार करिए। जनता जान गई है कि कोई बीजेपी का एजेंट नहीं है। आप सिर्फ इसलिए हमारे खिलाफ हैं कि आपको पता है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद ओवैसी ताकतवर हो गए उत्तर प्रदेश में तो हिस्सा देना पड़ेगा। डिप्टी सीएम लेकर रहेंगे अब की आपसे, आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं कि इस बार मुसलमान उत्तर प्रदेश में या तो मुख्यमंत्री बनेगा और या फिर डिप्टी सीएम बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। इससे कम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग। बहुत ही बढ़िया। एक बार जरा आसिम वकार को फुल स्क्रीन लाइए। न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं, जिनमें सारी पार्टियां शामिल हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी और बीएसपी भी। आसिम वकार कह रहे हैं इस बार यूपी में जो सरकार बनने वाली है वो एआईएमआईएम की मदद के बिना नहीं बनेगी, यानी किंग मेकर होंगे असदुद्दीन ओवैसी। और कह रहे हैं इस बार हम डिप्टी सीएम लेकर रहेंगे और एक मुस्लिम या तो इस बार सीएम बनेगा या फिर डिप्टी सीएम बनेगा। दोहरा दीजिए एक बार आसिम वकार, दोहरा दीजिए। नहीं सर बिल्कुल, मैं सर बिल्कुल, हम सबसे ज्यादा वोट, हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। आप अगर देखिए तो हमारी परसेंटेज ज्यादा है और हमारे वोटों से सरकार बनती है। मैं समाजवादी पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं कि आप ऐलान कीजिए कि आप हमारा डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मुसलमानों का। और मायावती जी से कह रहा हूं कि आप भी बताइए कि मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी बताएं कि मेरी मांग गलत है। अभी तक के आप 7%, 6%, 8%, 5% वाले मुख्यमंत्री बनते आए हैं, 20% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? क्या गुनाह हमने कर रखा है? कौन सी कमी हमारे में है? सर हम शासक रहे हैं, हमें आता है शासन करना। हुकूमत में अगर आपको रहना है तो आपको हमारी नुमाइंदगी से इनकार नहीं कर सकते आप। ओके, पहले सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद बाकियों के पास जाऊंगा। आसिम वकार की चुनौती स्वीकार करिए सुरेंद्र राजपूत। करेगा वो कह रहे हैं ओवैसी के बिना इस बार सरकार नहीं बनने वाली उत्तर प्रदेश में। सुरेंद्र राजपूत। अरे सुरेंद्र राजपूत जी आप ऐलान करवा दीजिए, कराइए ऐलान, आप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। मानक भाई, एक बड़ा पुराना सा रहीम का दोहा याद आ गया मुझे। कहते हैं कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे बाईं तरफ बैठे हुए शख्स भारतीय जनता पार्टी का अहंकार कि कांग्रेस की एक सांसद है, और आप देखिए सबसे दाहिनी तरफ बैठे हुए हमारे मित्र आसिम वकार साहब का अहंकार कि हम शासक रहे। इस लोकतंत्र में इन दोनों लोगों के अहंकारों का ही तो गठबंधन है। आप इस चीज के सामने बहुत स्पष्ट रूप से आपने देखिए, सामने एक आदमी कहता मैं शासक रहा हूं। अरे भाई, जनता का वोट मिलेगा, आप मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनिएगा, बिल्कुल बनिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात, एक धर्म के विशेष के पीछे छुपने की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, हम बात करेंगे संविधान की, वो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाएंगे। हम बात करेंगे चीन की सीमाओं की, वो सेना के पीछे छुप जाएंगे। उसी तरीके से आसिम वकार साहब छुप जा रहे हैं एक कहना कौम के पीछे, मुसलमानों के पीछे। अरे भाई, मुसलमानों की नुमाइंदगी और ठेकेदारी किसने दी है आपको? कहां से आप आ गए मुसलमानों के नेता होकर के या ठेकेदार होकर के? ये बात गलत है, ये बात संविधान के विरुद्ध है। ना भाजपा हिंदुओं की ठेकेदार है और न ही क्या नाम आसिम वकार साहब मुसलमानों के ठेकेदार हैं। इस देश के संविधान में ऐसे असंवैधानिक तत्वों को चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? मैं बिल्कुल कैसे कह रहे हैं? अरे आप कह रहे हैं ओवैसी साहब को परमिशन ही नहीं होनी चाहिए चुनाव लड़ने की?
क्या बात कर रहे गैर संवैधानिक बात है। ना ना जो ना हिंदुओं ना की खाली मानक बात साहब, करेगा, मानक चाहे साहब, वो भाजपा हो और चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, ये दोनों के दोनों लोग, एक मानक हिंदुओं साहब, का नेता मानक बन साहब। गया, एक मुसलमानों का नेता बन गया और बैठ गए दोनों लोग आपस में मानक बांटने के साहब। लिए, बाकी लोग ढपली बजाएंगे। अच्छा ओके ये देश सुरेंद्र का राजपूत, ओके सुरेंद्र राजपूत, बीजेपी और एआईएमआईएम को हक नहीं है चुनाव लड़ने का, अखिलेश यादव को, मायावती को और आपको तो है। देखिए अब बिल्कुल है, जितने लोग संविधान मानेंगे, अगर ये लोग अपनी बात हटा दे कि हम हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट नहीं देंगे, तो इनको भी हक है। कांग्रेस किसी मुसलमान को इनको भी हक मुख्यमंत्री है। घोषित करेगी नंबर अब एक। से? नंबर दो, हम तो नहीं, इंसान पूछिए को घोषित सुरेंद्र राजपूत करेंगे। से कि कांग्रेस हम तो किसी इंसान को, मुसलमान का नाम घोषित करेगी? बकार साहब, ऐसा है आसिम बकार साहब, हम आपकी लच्छेदार बातों में नहीं आने वाले, गैर संवैधानिक बातों में नहीं आने वाले, हमें अपना चुनाव लड़ना है। आप अपना चुनाव लड़िए, आप दीजिए भाजपा को जितना सपोर्ट देना है। आप भाजपा वाले कहें हम हिंदुओं के नेता, आप डपली बजाइए हम मुसलमानों के नेता। हम तो भाई हिंदुस्तानियों के लिए चुनाव लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते एक सेकंड के इसके बाद आ रहा हूं। आसिम बकार सुन लिया आपने, सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं? दीजिए आप बीजेपी को साथ दीजिए, बीजेपी का, बीजेपी को फायदा पहुंचाइए आप। जनता का लड़ेंगे और आसिम बकार बोलिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है खामखा में, और ये खामखा में मुसलमानों की, जैसा ऐसा लग रहा है। आसिम बकार बोलिए। ठेकेदार नहीं, हम हिंदुस्तानियों के साथ चुनाव लड़ते हैं, सारा हिंदुस्तान हमारा है, खाली हिंदू और खाली मुसलमान ये आसिम बकार करते हैं, एएमआईएम इनके एक करती नेता है हैं। या भाजपा करती है, और इन दोनों का प्रतिकार कांग्रेस होना पार्टी के चाहिए। एक नेता हैं। सीधी बात कह रहा हूं। अरे सर सुनिए सर, हाँ। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सुनिए, आप करा दीजिएगा, आप अरे मुकदमा कर हम तो दीजिए हम आपकी लोगों सुन पर। ही रहे हैं, आप आपकी एमआईएम सुनने को का, लेकिन मुकदमा कर आपको दीजिए किसने कि हक दे एमआईएम दिया चुनाव नहीं लड़ मुसलमानों का सकती। ठेकेदार होने का? सुनिए सर, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सर, अच्छा सुनिए सुनिए, आपके एक नेता हैं, लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और अक्सर कांग्रेस की तरफ से बैठते हैं टेलीविजन के ऊपर, बड़े चहीते नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका गांधी के, आचार्य प्रमोद कृष्णन। आप यहां बैठकर मुसलमान का वोट चाहते हैं और वो एक वीडियो जारी करके मुसलमान जो दाढ़ी रखता है उसको बकरा कहते हैं। कांग्रेस के लोगों की नजर में मुसलमान बकरा है से कोई लाभ नहीं है, और ना कांग्रेस का कोई मुसलमान उस पर आवाज उठाता है, ना कोई सवाल उठाता है, और ना आज तक राहुल गांधी कुछ बोले, ना प्रियंका गांधी ने कार्रवाई की, ना सोनिया गांधी ने कार्रवाई की। आप मुसलमानों को बकरा समझते हैं? आप जो है, आप जैसे बकरे हैं मुसलमान आपकी नजर में। भारतीय जनता पार्टी को लाभ आपको देने शर्म के नहीं लिए आती है? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर और आपकी गैर हिम्मत है, शर्म आनी चाहिए, और अगर आपकी हिम्मत है, आप ईमानदार आदमी हैं, चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। आपकी नजर में मुसलमान जानवर नहीं है, मुसलमान इंसान है, बनेंगे क्या ना मुसलमान? तो आप ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई की बात कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप करिए इसके खिलाफ कार्रवाई की बात। आप आरोप लगा रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी से सवाल पूछूंगा, आप मैं जैसा प्रियंका गांधी से सवाल लोग पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी क्या आप अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को नेता रखती हैं जो मुसलमानों को बकरा कहते हैं? सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, जो कहते हैं बकरा दाढ़ी। मुसलमानों की सबकी बात क्यों नहीं करते? प्रियंका गांधी क्यों ऐसे नहीं लोगों करते? के साथ चुनाव आप क्यों नहीं लड़कर कहते कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को चीफ वोट मिनिस्टर हासिल होना करना चाहती हैं, क्यों नहीं जो मुसलमानों को कहते? बकरा हिंदुस्तानी समझते हैं। चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट क्यों बनते हैं? एक हिंदू की बात करेगा, एक मुसलमान की बात करेगा, बाकी लोग ढपली बजाएंगे। हिंदुस्तानी की बात कीजिए, ये शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल मुसलमान चीफ मिनिस्टर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जाति हमारी है। सब लोग बाकी हिंदू उत्तर प्रदेश में मुसलमान चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। दुश्मन है, और जब मुसलमान चीफ मिनिस्टर की बात करेगा, अब किसी मुसलमान उसके साथ जाएगा। मुसलमान के दुश्मन है आप लोग, दुश्मन। जो मुसलमानों के मुख्यमंत्री बनने की बात करेगा, जो मुसलमानों के साथ खड़ा होगा, जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा, अब किसी मुसलमान उसके साथ जाएगा। आप चाहते हैं 80%। ओके के शर्मा को लाइए। ऑलराइट, एक सेकंड, मैं समझ गया। ओके, ओवैसी साहब की रणनीति देखिए स्पष्ट हो रही है। के शर्मा, पहले मैं चाह रहा हूं ये जवाब दे दीजिए, एआईएमआईएम के बिना इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली। आपको हो सकता है ओवैसी साहब से समर्थन लेना पड़े के शर्मा, नहीं तो ऐलान कर दीजिए आप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे। कह दीजिए अभी से। सर हमें कोई आवश्यकता किसी की नहीं है, मानक जी, इसमें जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं अभी ये दो लोगों की बड़ी अच्छी वार्ता सुन रहा था।
एक कह रहे हैं कि तुम जो है मुसलमानों के ठेकेदार कीमत पर हम लोग कैसे? नहीं जाएंगे। अबे बीच में मत बुलवाइए ना मानक जी, मानक जी बंद कराइए ना, हम ये अच्छा नहीं राजनीति से इस्तीफा देना पसंद करेंगे। हम राजनीति कहां से इस्तीफा? बिहार में गए हो भाजपा के साथ, बीजेपी से बिहार में भाजपा के साथ 5 एमएलए हैं आपके, इनको बंद तो कराओ मानक जी। भाजपा के साथ। ओके ऑल राइट, बंद कराओ आसिम वकार तो ने बोलो कह दिया आप बीजेपी के झूठ साथ बोल नहीं रहे हैं। जाएंगे। के शर्मा बोलिए, मानक बोलिए के शर्मा बोलिए, के शर्मा मैं हमें बोलिए नहीं के शर्मा। जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो मुझे नहीं जाएंगे। इनके ओके। थोड़ा शांत कर। हाँ बोलिए, देखिए मैंने तो इसके पहले के ही मानक जी, हाँ बोलिए के बोलिए। मैंने इसके पहले ही अपने बयान में झूठ बोल एक रहे बात हैं, आपको झूठ बोल रहे बताई हैं, थी झूठ बोल रहे हैं। कि बार हमेशा पॉलिटिकल पंडित ये कहा करते थे कि साहब आप 35 के बाद अपनी गिनती लोकसभा में चालू कीजिए और 125 के बाद जो है विधानसभा में। तो हमने बता दिया वहां कि हमें जो है सभी हमें तो जहां 73 सीट मिले हैं और जहां हम 312 सीट लाए हैं, तो हमने तो सभी वर्ग का हमको वहां पर वोट मिला है। हम कैसे कह सकते हैं? और यदि इस बात को या तो दो में तो एक ही बात सही होगी, क्योंकि यदि हमको 312 सीट और लोकसभा में 80 में से 73 सीट मिल रहे हैं, तो हम तो कहते हैं हमें तो मुस्लिम भाइयों को ही वोट मिला, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी मैं जो बात सुरेंद्र सिंह राजपूत बोल रहे थे कि आप मुसलमान, अरे भाई आपके तो राहुल गांधी जी बिल्कुल खुलेआम बोल चुके हैं कि मेरी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। ये तो बकायदा अपने जो रमजान का जो उनका जो वो था, जो दिया था लोगों को पार्टी, उसके अंदर बंद करो ना भाई। अब इनको सुरेंद्र राजपूत एक एक करके उन्होंने आपको नहीं टोका था ना, उन्होंने नहीं टोका था। मैं जवाब मौका दे दूंगा आपको। बंद कराइए सुरेंद्र राजपूत। बोलिए बोलिए के बोलिए। इनको ऑलरेडी ये तो राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट अपना खुद दे रखा है कि मैं तो हमारी कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। कब बोला उन्होंने? सबसे बड़े मुसलमानों कब बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने क्यों कब कहा कि मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस? क्यों सर? क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने मानक जी सुनिए मेरी बात। मानक जी मैं आपको वो पूरा रिपोर्ट निकलवा के दे सकता हूं बाहर, अभी भिजवा दूंगा आपको, जिस इनके यहाँ पार्टी हुई थी और दूसरे दिन खबर छपी थी इनकी, और जो इनके अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अधिकारी थे उनके माध्यम से दूसरे दिन बयान आया था कि ये मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस जो है नंबर 1, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा, मनमोहन सिंह ने पहले भी ये बात कह रखा है मुसलमानों के अधिकार को लेकर। एक चीज है। अब दूसरी बात, अब मैं वसीम वकार साहब में आता हूं। जो वसीम वकार साहब जो बात बोल रहे हैं, मैं उनको केवल एक झलक दिखाना चाहता हूं मानक जी, एक झलक दिखाना चाहता हूं। वसीम वकार साहब जो बात कह रहे हैं, अरे वकार साहब आप एक ग्रेटर हैदराबाद की तो पार्टी बन नहीं पाए, ग्रेटर हैदराबाद की पार्टी नहीं बन पाए। 150 सीट ग्रेटर हैदराबाद की थी, उसमें आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, कुल 54 सीट लड़े और उसमें मात्र 43 से 44 सीट पाए हो आप, और हम आपसे ज्यादा सीट पाए। जब आप जिंदगी 3 पुश्तें ओवैसी साहब की बीत गई हैदराबाद में राजनीति करते करते, 150 सीट में से 54 सीट से ऊपर लड़ने की हैसियत नहीं है आपकी। आप अपने आप को देश का पार्टी वो समझ रहे हो? पहले उस हैदराबाद में जहां 3 पुश्तें ओवैसी साहब की खप गई हैं, वहां तो आप लड़ने की हिम्मत जुटाते, उस ग्रेटर हैदराबाद में तो अपनी सरकार बनाते। एक म्युनिसिपल को उसमें नहीं बना पाए आप, और आप जाते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तीर चलाते हो आप। आसिम वकार जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं सुनील साजन और सतीश प्रकाश के पास। आसिम वकार बोलिए, के शर्मा का जवाब दीजिए। हैसियत को समझिए, पहले बोलने से कुछ नहीं होता है। सर मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, ये के शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं, तो आप अगर बता दे तो मुझे फिर से बोल दूं? बेहतर रहेगा। आसिम वकार, के शर्मा कह रहे हैं आप हैदराबाद तो जीत नहीं पाए, ओवैसी साहब की 3 पुश्तें बीत गई वहां राजनीति करते करते, हैदराबाद जीते नहीं, यूपी जीतने चले हैं, यूपी में इनको डिप्टी सीएम चाहिए। वो कह रहे हैं हैसियत देखिए अपनी पहली। सर हैदराबाद तो ये हमें हरा भी नहीं पाए, और ना कांग्रेस हमें हरा पाई, आपसे ज्यादा सीट लाए, ना बीजेपी हमें हरा पाई, न सपा हरा पाई। आप तो 54 सीट से ज्यादा नहीं लड़े वहां। 150 की म्युनिसिपल हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 150 की सीट है, पूरी सीट नहीं लड़ पाए आप। 3 पुश्तें खप गई आपकी वहां पर। 43 सीट है आपकी वहां पर।
मानस अलाउ मी टू आंसर के और केवल मुस्लिम इलाके पे लड़े आप, जितनी हम जी कदम भी नहीं निकाल पाए उससे बाहर। आप क्या बात करते हो? और हम हासिम उतनी ही सीटें आज जीतते हैं। हम जितनी सीटें जीतते थे, हमारे पास उतनी ही सीटें हैं, हमारी एक सीट भी कम नहीं हुई। आप इस बात का रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। वहां 47 सीट जीत गए, खूब खुश होइए। आप तो जाके वहां कह रहे थे नहीं खुश होने को, आप इसका जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा। आप तो पूरे स्वतंत्रता काल से ओवैसी साहब की 3 पुश्तें उसी हैदराबाद में राजनीति करती रही हैं। सुनिए सर, ना आप तो, अरे आपकी 3 पुश्तें वहां लड़ी है जनाब, पूरे हैदराबाद की पार्टी नहीं बन पा रहे हो। ये कैपेसिटी आपकी वहां पर है। आप पूरे देश के मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हो। सुनिए वही मुस्लिम 54 सीट है वहां पर जहां आप लड़ते रहे हो पहले पुराने हैदराबाद में। नए हैदराबाद में तो आप सीट में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अरे तो जनाब इसका जवाब सीधा दो ना, सीधा जवाब दो। अरे सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो दे रहा हूं जवाब। हेडगेवर से लेकर और मोहन भागवत तक जरा गिनिए कितनी पुस्तकें बोलना सीखो पहले, शब्द नाम लेना उपाध्याय से लेकर और नरेंद्र जबान में यदि नाम लेना ढंग से लगा दी आपने, वकार साहब तब जाके आप भारत के प्रधानमंत्री बन पाए हैं सर। जिन पे कमेंट। हाँ देखो, बात सुनो के शर्मा, सुनो मेरी बात सुनो के शर्मा, सुनो मैंने कहा ना हेडगेवर से लेकर और मोहन भागवत तक कितनी पुश्तें तुम्हारी लगी? पहले बोलना सीखिए। उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर हेडगेवर नहीं होता है, कितनी पुश्तें लग गई तब प्रधानमंत्री बन पाए। सब मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सबको मेहनत करना है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। हैदराबाद से ऊपर निकल जाता है मैं मान जाता, और इतनी पुश्तें लगाने के बाद बात सुनो के शर्मा, बात सुनो हैदराबाद में अपना आप झंडा लगा देते मैं मान जाता आपको। हम हैदराबाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ओवैसी साहब हैदराबाद से निकलकर बिहार भी आए, बंगाल भी आए, दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी। अरे साहब अभी देखो कहां जाते हैं, अभी देखो कहां जाकर चुनाव लड़ते हैं, और कहां मजलिस पहुंचती है। सुनील साजन को लाइए, सुनील साजन और सतीश प्रकाश। सुनील साजन को लाइए पहले। सुनील साजन, इस बार का चुनाव ऐसा लगता है बहुत दिलचस्प होने वाला, मजा आएगा। सुन लिया आपने, मुसलमान जो आपको वोट देता आया है उस पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पैनी नजर है। सुनील साजन, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो नजर रखेंगी, उन्हें नजर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी ने सारी बातें रख दी हैं। मैं के शर्मा की उस बात से सहमत हूं कि कोई भी दल, मानक जी, अगर 403 सीटों में 300 के पार जा रहा है, इसका मतलब सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों ने उनको वोट किया होगा। कम ज्यादा वो परसेंटेज हो सकता है, लेकिन के शर्मा जी, आपको वोट तो सबने किया, आपने अधिकार किसको दिए? पिछड़ी जातियों को नौकरी में आपने आरक्षण छीन लिया। जो दलित समाज के हैं उनको आप घोड़े पे नहीं चढ़ने दोगे, शादी में उनको अपमानित करोगे, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होगा, और रेपिस्टों को आप बताने लगोगे ये तो राष्ट्रवादी हैं क्योंकि वो आपके अपने लोग हैं। अब कहो तुम गिनाए कहां आप लोगों ने राष्ट्रवादी कहा उन्हें। एक दूसरी बात, मानक जी, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि असल मुद्दे पर बात ना हो, इसलिए हम क्या ये दूसरे दल के लोग कह रहे हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। सुनील एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। देखिए आज मायावती सामने आई ना, आपने उनकी बात सुनी ना मायावती की। आपको अगर चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल आप रूलिंग पार्टी को चैलेंज करेंगे, लेकिन आपके सामने मायावती भी होंगी ना, क्योंकि आप भी कहते हैं आप पिछड़ों के नेता हैं और मायावती पिछड़ों की नेता पहले से हैं ही। आज आपने सुना ना मायावती ने क्या कहा कि सपा और बीजेपी एक ही रास्ते पर, आपको उनसे भी टक्कर लेनी पड़ेगी, मुकाबला तो उनका करना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, हम सबको बड़ा मान रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में मानक जी आप किसको बड़ा मानते हैं, हम किसको बड़ा मानते हैं, वो बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसको बड़ा मानेगी वो बड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता केवल बीजेपी से ये जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है के शर्मा क्या आपने आय दोगुनी कर दी, क्या करोड़ों रोजगार दे दिए? अभी मैंने एक ऐड देखा मानक जी, पता नहीं आपने दिल्ली और नोएडा में देखा कि नहीं, योगी जी का बयान आया कि पहले नौजवान नौकरी के पीछे भागता था, अब नौकरी नौजवानों के पीछे भाग रही। भाई कहां भाग रही है मानक जी बता दीजिए। ये लोग कहते हैं 5-5 एक्सप्रेसवे बना दिए,
मानक जी, मैं राष्ट्र की बात में पूछना चाहता हूं, भैया ये तो बता दो उस 5 एक्सप्रेसवे में चढ़ना कहां से, उतरना कहां से है? अच्छा सुनील, ये तो कुछ बता दो। ये देखिए, ये सारे मुद्दे तो आप पहले भी उठाते आए हैं और आगे भी बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन आज का जो मुद्दा है, सुनिए तो आज का जो मुद्दा है उस पर आप बोलने से बच नहीं सकते। आपको देखिए बहुकोणीय मुकाबले में उतरना पड़ेगा। ये बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है इस बार। देखिए मानव जी, मैं कह रहा हूं मायावती जी आज कुछ भी बोले, जब उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न होता है तो आंदोलन कौन करता है, खड़ा कौन होता है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी। जब उन्नाव में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, कौन खड़ा हुआ? अखिलेश जी खड़े हुए। हमारे जैसे उनके जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए। ये तो अन्याय करने वाले लोग हैं। हाथ रस में दलितों को ये तो राष्ट्रवादी है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को राष्ट्रवादी कहती है। कौन सा राष्ट्रवाद है भैया आपका? कौन सा राष्ट्रवाद है? इसका जवाब देना होगा। आप उन्नाव की घटना में, आप उन्नाव में बेटी को न्याय नहीं दिला पाए, जेलों में बंद किया है, बेटी को न्याय नहीं दिला पाए, जवाब चाहिए। कुर्मियों के घर आपके लोग हमला करते हैं, पासी बिरादरी को आपके लोग मार रहे हैं, पिछड़ों का उत्पीड़न आप कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? देखिए यही असली चेहरा जो सामंतियों का होता है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिखाई दिया है, और सामंतियों को भगाएंगे नहीं। एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड, हम पुरानी बातों में जा रहे हैं। एक सेकंड, सतीश प्रकाश को लाइए। सतीश, क्योंकि आज मायावती सामने आई है, कह रही है अकेले चुनाव लड़ूंगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मायावती को और बीएसपी को कहा जाता है कि वो सिर्फ पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, और एक वर्ग को आप साथ लेकर चुनाव नहीं जीत सकते, उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकते। जब जीती थी तब दलितों के अलावा, पिछड़ों के अलावा एक बड़े वर्ग ने आपको, दूसरे वर्ग ने भी वोट दिया था। इस बार लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप, वो सारा वर्ग जो है वो इस बार बीजेपी के साथ है। आसिम वकार कह रहे हैं मुसलमान उनके साथ है, यादव समाजवादी पार्टी कह रही है उनके साथ है। ऐसे में मायावती क्या करेंगी फिर? सर एक सवाल पूछना चाह रहा था, सुनील, ये आरोप लगाना, सुनील साजन साहब से एक सवाल। अभी देखिए मानक जी, ये आरोप लगाना कि बहुजन समाज पार्टी दलितों और सिर्फ पिछड़ों की पार्टी है, ऐसा कहना गलत है। हाँ, हमारा मानना यह है कि जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। भारतीय संविधान भी ये कहता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो सामाजिक रूप से कमजोर हो, जो शैक्षिक रूप से कमजोर हो, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन ऐसे वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान कहता है, और हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। हम जब सत्ता में आए, हमने हर वर्ग, हमने ये नहीं देखा कि ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा, हमने हर वर्ग का जो सहभागिता है सुनिश्चित की है। अरे लेकिन बाकी वर्ग तो आपको छोड़ गए ना, पिछले 2 चुनाव में, 17 में और 19 में दूसरे वर्ग आपको छोड़ गए। एक सेकंड सतीश, यही तो सवाल है कि दलित भी आपको छोड़ गए, ब्राह्मण तो छोड़ ही गए जो आपके साथ आए थे, दलित भी आपको छोड़ गए। पिछले 2 चुनाव देख लीजिए, 17 और 19 का। ऐसे में 22 में ताल ठोकने का आधार क्या है कि हम अकेले जीत जाएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहेगी। अभी वसीम साहब एक बात कह रहे थे कि ये सच है कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसको चाहेगी वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे 4 बार हम बहन जी सरकार चलाई है, हमने जाति धर्म कोई भी, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हम इस आधार पे सत्ता नहीं चलाते। अगर आरोप बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा मेंबर के ऊपर भी लगा है, उसको भी बाकायदा बहन जी ने अपने घर पे बुला करके गिरफ्तार करवाया। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आसिम वकार जल्दी बोलिए, क्या कह रहे हैं? आसिम वकार उंगली उठा रखी है आपने बहुत देर से, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं सुनील साहब को सुन रहा था और सतीश प्रकाश जी को भी सुन रहा था। मैं एक सवाल बहुत छोटा सा है आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के बीच छोड़ना चाह रहा हूं। जब बिहार में नीतीश जी का और लालू जी का गठबंधन हुआ तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने और यह कहा गया कि हमें हमारा हक दिया जाए और हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तो एक यादव अगर डिप्टी सीएम बन सकता है तो अगर मुसलमान आसिम वकार ने अपने मुसलमान कौम के लिए कहा कि हमारा भी डिप्टी सीएम बनना चाहिए तो हमने बीजेपी के एजेंट हो गए।
आपका डिप्टी सीएम आप बने तो बीजेपी के एजेंट पहले से हैं, और क्योंकि आसिम आप बकार अगर भाजपा डिप्टी के सीएम की बात गोदी करें में तो सारे बीजेपी के हिंदू एजेंट वोट को डालना चाहते हैं सुरेंद्र और राजपूत भाजपा यही कह रहे आपकी गोदी थे। में सारे मुसलमान वोट मैं को सुनील डालना साहब से चाहती कह रहा है। हूं, इसलिए आप भारतीय सुनील जनता साहब से पार्टी कह के रहा एजेंट हूं हैं। कि पूरी अखिलेश जी तरीके से से बात एजेंट करिए और बात करके पूरी बताइए तरीके से कि एजेंट क्या हैं कभी आप। उत्तर प्रदेश में इसमें समाजवादी कोई बुराई पार्टी नहीं। की तरफ एक से को हिंदुओं के वोट किसी चाहिए, मुसलमान एक को मुसलमानों डिप्टी के, सीएम या सीएम की हिंदुस्तानियों कुर्सी के पर किसी को वोट नहीं बैठना चाहिए। आप में से ओके, सुनील साजन जवाब देंगे क्या? सुनील जवाब देंगे? देखिए कहां से मेरा सवाल गलत है? मानक जी, वसीम साहब अब सुन लीजिए। देखिए, आप कहीं न कहीं किसी रूप में ऐसी बात करके भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम एक सुझाव दे रहे हैं, हम अपने नेता से बात करेंगे। अगर आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहें तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी, हम आपको विधायक बना सकते हैं। अब आप तय करके अगली किसी कार्यक्रम में हमको बता दीजिए। आसिम बकार को सुनील साजन ने लाइव टीवी पर ऑफर दे दिया, एमएलए बना देंगे आपको, आ जाइए। और अगर एमएलए बन गए, हो सकता है डिप्टी सीएम भी बन जाए आप। आसिम बकार, खुला ऑफर है आपको सुनील साजन की तरफ से। साजन और वकार यूनिस के चेहरे बेनकाब हो गए आपके चैनल। चलिए, बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए, इस गर्मा गर्म दिलचस्प बहस के लिए बहुत शुक्रिया। के शर्मा, सुरेंद्र राजपूत, सुनील साजन, आसिम बकार और सतीश प्रकाश, बहुत शुक्रिया।